हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग में आगे की तरफ पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और देन हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आइए समझते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो गया वो मैटर का क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, डैट कैन बी मेजर्ड, जिससे हम माप सकते हैं। यानी कि अब आप ऐसे समझ सकते हैं आप कि फिजिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है मैटर का जिससे हम माप सके, है ना, जिसको मापा जा सके, वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे किसी मैटर का कलर क्या होगा ये पता लगाया जा सकता है ना, मेजर करके या ऑब्जर्व करके। कोई मैटर हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा ये भी मेजर करके ऑब्जर्व करके पता लगाया जा सकता है। फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कितनी टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा, उबलने लगेगा, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर जाएगा, यानी कि पिघलने लगेगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये सब हम ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना ऑब्जर्वेबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, समझे ना। तो ऐसे प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है जिसे मेजर कर सके हम लोग, और जो ऑब्जर्वेबल हो, जो देखा जा सके, वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है आइए समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी ही होती है। केमिकल प्रॉपर्टी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है, जो ऑब्जर्व की जाती है जब वो मैटर के अंदर क्या हो, केमिकल चेंज हो। जब मैटर में केमिकल चेंज होगा तो उस समय मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी उसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अब आपको स्टूडेंट पता है कि केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे केमिकल चेंज मैं यहाँ पर बताऊँ तो केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। और फिर ये जो होता है आपका इरिवर्सिबल होता है स्टूडेंट, समझे ना। और इसमें क्या होता है, न्यू थिंग इज फॉर्म, नई चीजें इसके अंदर बनती है, न्यू थिंग इज फॉर्म। ये सब केमिकल चेंज में होता है। जैसे मिल्क का कर्ड बनना। अब ये मिल्क का कर्ड बनना, तो मिल्क से कर्ड बना, तो कर्ड से तो फिर मिल्क नहीं बनेगा, तो परमानेंट चेंज तो हो गया। परमानेंट चेंज होगा, मिल्क हमेशा के लिए कर्ड में बदल गया। इरिवर्सिबल का मतलब कर्ड को मिल्क में नहीं बनाया जा सकता है और एक नई चीज़ बनती है। कर्ड एक नई चीज़ है मिल्क से, समझे ना। मिल्क का टेस्ट और उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर, है ना, सब अलग अलग है, जबकि कर्ड का अलग हो जाएगा। तो एक नई चीज़ बनती है, तो ये कहलाता है केमिकल चेंज। तो उसी तरह से जब मैटर केमिकल चेंज करेगा तो उसके पास जो प्रॉपर्टी शो करेगा ना, केमिकल चेंज के समय मैटर जो प्रॉपर्टी शो करेगा, जो गुण दिखलाएगा, वही गुण कहलाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब यहाँ आप देखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एक है टॉक्सिसिटी, दूसरा है रिएक्टिविटी और थर्ड है हीट ऑफ कंबशन, है ना। टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ कि कौन सा जो हमारा जो मैटर है वो हार्मफुल होगा और यूजफुल होगा, है ना, ये बताएगा टॉक्सिसिटी। और रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कि मैटर किन किन चीज़ों से रिएक्ट करेगा। क्या मैटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या नहीं रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो किस कंडीशन में रिएक्ट करेगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना प्रेशर देना पड़ेगा, कि विदाउट प्रेशर का रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्टिविटी ये होता है। रिएक्टिविटी का मतलब कोई मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्लो, फास्ट, किस कंडीशन में। तो रिएक्टिविटी भी एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। और थर्ड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन का मतलब हो गया कि जब मैटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा, कोई दूसरा मैटर बनाएगा यहाँ पर, और प्लस साथ में हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो केमिकल चेंज ये भी बताता है, केमिकल प्रॉपर्टी ये भी बताएगा कि केमिकल रिएक्शन होने पर मैटर के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा, तो हीट वगैरह भी निकलेगा। वो किससे रिएक्ट ज़्यादा करेगा, किससे रिएक्ट कम करेगा, और हार्मफुल होगा वो मैटर की यूजफुल होगा, तो या लेस हार्मफुल होगा या मोर हार्मफुल होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो होते हैं स्टूडेंट, ये सभी प्रॉपर्टी कहलाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी तभी दिखता है जब उस मैटर में केमिकल चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट अभी हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, तो आप याद रखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम देखते हैं कि सॉलिड में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे लगेगा और कितना होगा। सॉलिड के अंदर तो मैंने बताया था कि सारे पार्टिकल इस तरह से अरेंज रहते हैं, इनके बीच कोई स्पेस ही नहीं बचता है, ठीक है। अब बीच में कोई स्पेस नहीं बचता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए सभी पार्टिकल्स को अपनी तरफ वो स्ट्रांगली मजबूती से खींच कर रखे हुए हैं। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा होगा इन सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। सारे पार्टिकल्स मैटर एकदम इतने क्लोज होते हैं कि बीच में स्पेस नहीं रहता, मतलब एक वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल को बड़ी मजबूती से खींचे हुए हैं, और जब बड़ी मजबूती से खींचेंगे तो दोनों पार्टिकल एकदम क्लोज आ जाएंगे। तो ये हो गया कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट। अभी हम बात करेंगे लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या कंडीशन है। लिक्विड में आपको पता है कि पार्टिकल अ लिटिल बिट थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है। बीच में इसका मतलब स्पेस होता है, यानी कि इनके बीच के जो फोर्स हैं वो थोड़ा सा वीक हो गए, इसलिए पार्टिकल फ्री हो गए, थोड़ा सा अलग हो गए, सेपरेट हो गए। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि इसमें जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड इज कंपैरेटिवली वीकर, थोड़ा सा इसमें कमजोर होता है फोर्स सॉलिड की तुलना में, देन दैट इन सॉलिड की तुलना में इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है स्टूडेंट, कम होता है, ठीक है ना। अभी इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि गैस की बात करते हैं। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स की क्या सिचुएशन है। तो गैस का तो पार्टिकल्स काफ़ी दूर रहते हैं, गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल्स दूर है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत वीक है, इसलिए पार्टिकल्स पास नहीं आ रहे, दूर हैं। यानी कि इसमें हम लोग कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इज द वीकेस्ट, सबसे कमजोर है, होता है किसमें, सबसे कमजोर, या आप कह सकते हैं कि नहीं भी होता है, नील, ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों के गैस में पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है या नहीं होते हैं, इसलिए तो पार्टिकल इसका काफ़ी दूर होते हैं और पास नहीं होते हैं, बीच में काफ़ी गैप होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं, मैटर में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल्स में मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सॉलिड में आप देखेंगे क्या कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसके अंदर कैसा मूवमेंट होगा, इसके अंदर आपका मूवमेंट, ये तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्लोजली पैक है, बीच में स्पेस है ही नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी है, तो एक प्लेस से दो प्लेस तो जा नहीं सकते हैं। तो क्या होगा इनमें कि इनमें जो होगा, जो पार्टिकल्स होगा ना, वो क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा। वाइब्रेटरी मोशन करता है सॉलिड में, वाइब्रेटरी मोशन करता है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन कहो या ऑसिलेटरी मोशन कहो, है ना, ऑसिलेटरी मोशन कहो, ठीक है। अब ये वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल हैं अपनी पोजीशन पर रहकर ही ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, है ना, या अपनी पोजीशन पर रहकर ही इधर और इधर मूव कर सकते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो, है ना, या अप एंड डाउन, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि अपनी जगह पर रहकर ही मीन पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल्स ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करते हैं स्टूडेंट। जैसे आप झूला में देखते हैं ना, झूला का ऊपर का एंड क्या होता है, ऊपर का एंड किसी पेड़ या किसी चीज़ से बांध देते हैं तो उसका पोजीशन एक फिक्स रहता है, और झूला आगे पीछे, ये झूला हो गया आपका ये, ठीक है।
ऐसे आपका, समझे ना। अब अपनी मेन पोजीशन पर ही कभी आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, ठीक है। तो इसका ये तो फिक्स पोजीशन है ना, तो ये भी अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा, मेन पोजीशन का फिक्स रहेगा, ठीक है। और इसी के आगे पीछे है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे वो मूव करता है। और इस तरह से आपका देखेंगे कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सॉलिड में, वो होता है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी होता है। इसमें आप पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टिकल के बीच स्पेस नहीं होता है, और पार्टिकल के बीच लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्टूडेंट यहाँ पर। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल के बात करते हैं, अगर हम लिक्विड के पार्टिकल की बात करते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल में आप ये ध्यान देना है कि लिक्विड के पार्टिकल तो सॉलिड के कंपेयर में, सॉलिड के पार्टिकल कंपेयर में थोड़ा सा दूर होते हैं। इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होता है तो क्या ये किस तरह से मूवमेंट करेंगे, यस, ये अपना प्लेस छोड़ सकते हैं। ये एक प्लेस से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, फिर यहाँ भी आ सकते हैं। ये यानी कि लिक्विड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ कि पार्टिकल्स इन अ लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मूव इन ऑल डायरेक्शन, वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट याद रखना है कि हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, चेंजिंग डायरेक्शन, हर एक दिशा में वो मूव कर सकता है और बार बार अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। when they collide with other particles or the wall of the containers। देखो बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ से इधर गया, यहाँ पे कोई आ रहा होगा पार्टिकल्स, उससे ये टक्कर हुआ, ये इधर गया एक पार्टिकल्स, सामने कोई दूसरा पार्टिकल से इसको मिला होगा, इससे टक्कर, इसमें टक्कर हुआ, और टक्कर हुआ, इसका रास्ता बदल गया। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल इधर आ रहा होगा, इससे इसका टक्कर हुआ, इसका रास्ता बदल गया। तो हर एक एवरी टाइम क्या होगा कि लिक्विड का जो पार्टिकल होगा वो अपना डायरेक्शन बदलते रहेगा। कैसे बदलेगा, वो दूसरे पार्टिकल के साथ टकराकर, या जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन की दीवार से टकराकर भी वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, समझे ना, बदल लेगा, ठीक है ना। तो वो अपना प्लेस चेंज कर सकता है इसमें, ठीक है ना। यानी कि इनमें आप कहेंगे कि कैसा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में जो है ये जा सकता है, रैंडम मोशन होगा। और क्या दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे लिक्विड के, या लिक्विड का पार्टिकल्स जिस बर्तन में रखा गया लिक्विड उसके वॉल से टकराएगा तो एनर्जी की लॉस होगी नहीं। इसमें आप याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब लिक्विड का पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, या जिस कंटेनर में बर्तन में रखा जाता है उसके वॉल से, उसकी दीवार से जब टकराता है, तो वैसे कंडीशन में नो लॉस ऑफ एनर्जी की कोई लॉस नहीं होती है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम लोग लिक्विड में देखते हैं कि लिक्विड का जो गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट कैसा होगा उसको समझते हैं। तो गैस में भी जो आपको पता है कि गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो गैस में दूर दूर हो जाते हैं, तो इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। एक चलिए गैस का पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा था और यहाँ पर जो है उसको है ना, यहाँ पर आया और यहाँ पर किसी दूसरे पार्टिकल, गैस का दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर हुई, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर यहाँ पर भी किसी दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर हुई और बार बार इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा स्टूडेंट। तो गैस पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन चेंज कैसे करता है, गैस पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है। गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरे गैस पार्टिकल्स से कोलाइड करते हैं, कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स and change their डायरेक्शन। यानी कि सेम सिचुएशन जो आपने लिक्विड में पढ़ा अभी, ठीक है, सेम सिचुएशन जो आपने लिक्विड में पढ़ा स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरी बात कि हमेशा इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब गैस पार्टिकल दूसरे गैस पार्टिकल से टक्कर में आएगा तो, नहीं तो फिर जो है ना कोलाइड विद, अगर गैस पार्टिकल्स जो है जिस कंटेनर में वो रखी गई है गैस, जिस बर्तन में गैस रखी गई है उसके वॉल से अगर टकराती है, वॉल ऑफ द कंटेनर उसके वॉल से अगर टकराती है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहाँ याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो हम लिक्विड में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर भी नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि पार्टिकल्स का, दो गैस पार्टिकल्स का आपस में टकराने से या गैस पार्टिकल का कंटेनर के वॉल के साथ टकराने से, है ना, नो लॉस ऑफ एनर्जी
नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कॉलिजन, टक्कर होने पर किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता है गैस पार्टिकल्स का। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की क्लास खत्म होती है और क्लास में आगे सीखेंगे। तो मैंने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बेसिक जो बातें थी पहले उसको मैं समझाया, फिर मैं जब मैं गैस सॉलिड लिक्विड गैस के जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे वहाँ पर। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे सीखेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।